A very, very good morning to all of you. गिरीश पार्क, भागलपुर, चित्तौड़गढ़, रायपुर, टॉलीगंज, भुवनेश्वर, जम्मू, मुजफ्फरपुर, सिरसा, अलीगढ़, चंडीगढ़, हरिद्वार, नरवाना, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब कुशल मंगल हो। आज बड़े चिंता में सब बैठे होंगे कि भाई गवर्नमेंट ने ये जो नया फैसला कर डाला है, उस फैसले की वजह से क्या इंप्लीकेशंस आ रही हैं हम सब पर। और आज का दिन मैं ये अपने आप का अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज स्टूडियो में हमारे साथ मेरे प्रिंसिपल, जिनका मैं आर्टिकल अभी भी हूं और जीवन पर्यंत रहूंगा, मैं आज सर के मुख वचनों से कुछ ना कुछ बातें सुनूंगा और आप सब भी जो मैंने जीवन में सीखा, जो कुछ भी मेरे को समझ आया सर से, सर इतने ज्ञानी हैं, मुझे जो भी बातें उनमें से सर से समझ में आई, मैंने उसी से सफलता पाई है। तो आप सर से बहुत सारी बातें आज सीखने वाले हैं और वो आपको आज डीमोनेटाइजेशन, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी घटना घटित हुई, उसकी वजह से जो इंप्लीकेशंस आ रही हैं, आज सर उस पर अपने विचार रखेंगे और आप अपने कुछ प्रश्न पूछना चाहें, अच्छे अच्छे पूछना क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा ना हो लगे सर को कि हाँ देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर के स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो आपने आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछने हैं। अब मैं सर को यहां पर आमंत्रित करता हूं कि सर यहां पर आए और सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार सर जी। सर मुझे सर ये मौका सर मेरा है सर। तो सर आपको आज डीमोनेटाइजेशन पर बताएंगे कुछ ना कुछ। मैं सर का स्वागत करना चाहता हूं। वापस देना सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे ऑफिस में सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो सर आप एक बार माइक दे दीजिए सर को, कहीं भी लगाना सर। आप सभी का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आज मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूं जिसकी एक व्यवस्था अपने आप में एक एग्जाम्पल है एजुकेशन में। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि परवीन शर्मा जी ने मेरे यहां से आर्टिकलशिप की और आज वो उस पयाम पे पहुंचे हैं। मुझे लगता है सीए प्रोफेशन में इससे बड़ा कोई स्टेप नहीं हो सकता। आप, मुझे ऐसा लगता है कि परवीन जी ने मेरे यहां आर्टिकल किए लगभग 30 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। हाँ सर, होने वाले। हाँ, और ये जब आर्टिकल थे उस समय भी बच्चों को पढ़ाते थे। और एक इनका अनुभव जो सबसे बड़ा है, जब ये फाइनल ईयर के सीए स्टूडेंट थे तो फाइनल ईयर के बच्चों को पढ़ाते थे। और उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि कोई स्टूडेंट सीए का ऐसा नहीं होगा जो इनसे नहीं पढ़ा होगा। एक प्रिंसिपल के लिए इससे बड़े गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। तो आज मैं यहां खड़ा होके मैं बोलने तो आया हूं 500 और 1000 रुपए नोट के बारे में, लेकिन मुझे इससे बड़ा गर्व है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं जहां मेरे एक स्टूडेंट ने एक तरक्की करके सारे सीए स्टूडेंट को सारे भारतवर्ष से जोड़ा हुआ है। और आज जैसे मुझे बताया गया कि इस प्रोग्राम में सीए स्टूडेंट ही नहीं, मेरे फेलो मेंबर सीए मेंबर्स भी आज काफी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों में से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं स्क्रीन पे देख रहा, प्रवीण जी बता रहे थे कि बहुत सारे शहरों से ये कनेक्टेड है आज का ये प्रोग्राम। और मेन चर्चा का विषय जो आज है वो ये डीमोनेटाइजेशन का है। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे कुछ आपसे चर्चा शुरू करूं,
मैं आप सबको इस बात की बधाई देना चाहता हूं और आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आपने सीए प्रोफेशन को चुना। जो मेरे प्रोफेशनल ब्रदर्स सीए बन गए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट। और जो सीए स्टूडेंट जिन्होंने सीए के कोर्स को ऑप्ट किया है, उनको अगर उनकी इच्छा से उन्होंने ऑप्ट किया है, और उनके पेरेंट्स को कॉम्प्लीमेंट कि इस सीए प्रोफेशन को उन्होंने ज्वाइन किया है। ये इसलिए नहीं कह रहा मैं कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक प्रेसिडेंट रहा हूं या मैं एक खुद सीए हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूं आज की डेट में, सीए प्रोफेशन एक आदमी को, एक व्यक्ति को पूरा परफेक्ट सोसाइटी के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए एक पूर्णता संपर्क बनाता है। वो इसका आप अगर आज की डेट में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के अंदर आपको हर तरह का अनुभव होता है। आप एक बिजनेस को बहुत नजदीक से देखते हैं, एक सोसाइटी को बहुत नजदीक से देखते हैं, एक मंदिर हो, मस्जिद हो और कोई चैरिटेबल सोसाइटी हो, कोई बिजनेस की और एंटिटी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी की एंटिटी हो, उन सबको बहुत नजदीक से देखने को आपको मौका मिलता है। ये आप उसके अकाउंट्स देखते हैं, आप उसका ऑडिट करते हैं, आप उसका डायरेक्ट टैक्स देखते हैं, आप उसका इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं। और इसके बाद अलावा सीए प्रोफेशन में आप सोशल लाइफ को भी बहुत समझने का मौका मिलता है। एक फैमिली के अंदर कैसे स्ट्रक्चर होती है, फैमिली में क्या इश्यूज आते हैं, भाइयों में जब दोनों में कुछ मतभेद होते हैं तो उन मतभेदों का सुलझाव कैसे किया जाता है, कैसे कैसे फैमिली की प्लानिंग की जाती है, कैसे कैसे विल बनाई जाती है, कैसे कैसे कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे आगे की व्यवस्था करनी है, ये सब सीए प्रोफेशन में ही देखने को मिलता है। और जो मेरा ऐसा मानना है, सीए प्रोफेशन में एज ए स्टूडेंट आपको जितनी नजदीकी से जो एक संस्था के खर्चे, उसकी डिटेल, उसके कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, वो शायद और कहीं आपको देखने में नहीं मिलते हो। मैं कभी कभी एक मजाक में ये भी कहता हूं कि अगर एक सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर डिफरेंस ढूंढना हो तो बहुत मुश्किल होता है आम आदमी को पता लगाना कि एक सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। ये सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है कि सोसाइटी क्या होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। इसी तरह से कभी कभी बहुत चर्चा होती है कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंसेस आते हैं। इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन अकाउंटिंग में जब सिखाता है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, तब पता लगता है कि क्या होता है। कभी कभी जब आपको प्रवीण जी पढ़ाते हैं तो वो बताते हैं, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बातें करते हैं, कभी डेफर्ड टैक्स असेट्स की बातें करते हैं, तो तब पता लगता है कि अगर किसी बिजनेस में लॉस हुआ है और वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो उस लॉस के अंदर भी एक असेट छुपी हुई है, क्योंकि फ्यूचर में जाके उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना उस लॉस की वजह से, तो आगे उसका बेनिफिट है। तो ये एक सीए प्रोफेशन की महानता है, मैं मानता हूं, और जो एक विविधता है जिससे आपको उतरना है। इसलिए मेरा अगेन बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि आपने सीए प्रोफेशन को ज्वाइन किया। अब जो मैं मेन मुद्दे की बात जो आज है, वो 500 और 1000 रुपए नोट के डिमोनेटाइजेशन की बात है। ये हम सबको पता है कि 8 नवंबर को शाम को लगभग 8 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद दूरदर्शन पे आकर, टीवी प्रोग्राम पर आकर ये घोषणा की कि आज 12 बजे के बाद, 8 नवंबर के बाद 500 और 1000 रुपए का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। इससे देश के हर कोने में एक हलचल सी हो गई। जब ये नोटिफिकेशन आया तो उसमें सरकार ने 4 बातों का मेन मुद्दा बताया कि हमने ऐसा क्यों किया। वो सब नॉलेज में है कि टेररिज्म में पैसा यूज होता है, ड्रग्स के लिए पैसा यूज होता है, एक्सटोर्शन के लिए पैसा यूज होता है, और माफिया, ड्रग माफिया पैसा यूज करता है, और साथ के साथ देश में अर्थव्यवस्था के लिए ब्लैक मनी एक दीमक है जिसको निकालना और जिसको जड़ से हटाना बहुत जरूरी है। और इसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया। और क्या गया, 500 और 1000 रुपए के नोट को हटा लिया गया, और इससे भारतवर्ष के हर नागरिक की कहीं ना कहीं टच हो गया। उसका कारण मेन है कि 500 और 1000 रुपए का नोट आज की डेट में ये कहना कि ये साधारण आदमी का नोट नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। देश की अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी का एक काफी दीमक की तरह है,
और उससे नुकसान बहुत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए इसको निकालने के लिए सरकार ने ये कदम सोचा कि आज की डेट में इस बीमारी को अगर इलाज करना है तो तरीका एक ही है कि ये 500 और 1000 रुपए के नोट जहां पड़े हैं वो डिमोनेटाइज कर दिए जाएं। अब आप सब ये समझेंगे, कोशिश पूछेंगे कि ये डिमोनेटाइजेशन होता क्या और ये लीगल टेंडर क्या होता है और ये ऐसे क्यों किया सरकार ने और इससे देश को क्या बेनिफिट होने वाला है और जो साधारण नागरिक है, जो टैक्स पेयर है और जो ब्लैक मनी होल्डर है, उनके ऊपर क्या क्या असर पड़ेंगे। जो आज की डेट में अगर पुरानी व्यवस्था को देखें तो पहले बार्टर ट्रांजैक्शन होती थी कि सामान के बदले सामान ले लिया जाए, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई तो सामान के बदले सामान नहीं देने के लिए और इकोनॉमी को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी था कि कोई ना कोई लीगल शेप में करेंसी टेंडर आए। और उसके लिए पहले जमाने में एक करेंसी होती थी जो कॉइन कहते थे, वो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन होते थे। जब लगा सरकार को कि सिल्वर और गोल्ड के कॉइन से काम नहीं चलेगा और इकोनॉमिक बहुत बड़ी होती जा रही है, तो ओवर ए पीरियड करेंसी का प्रचलन होने लगा। और करेंसी का जब प्रचलन होने लगा तो सरकार को उतना ही गोल्ड या सिल्वर जितना करेंसी इशू करनी होती थी वो बैंक में, रिजर्व बैंक जिसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है वर्ल्ड ओवर, उसमें जमा करा दिया और उससे उतने प्रिंटेड नोट सरकार ने ले लिए और वो नोट सर्कुलेशन में चलते थे ताकि इकोनॉमी व्यवस्था चलती रहे। तो उसको कहा गया कि ये लीगल टेंडर है और ये मोनेटाइजेशन कर दिया है। मोनेटाइजेशन मींस कि आपने गोल्ड और सिल्वर को तो रख दिया तिजोरी में बंद करके बैंक के अंदर और उसके अगेंस्ट आपने करेंसी नोट प्रिंट करके लोगों के यहाँ बाजार में चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए कर दिए गए। ओवर ए पीरियड जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ती चली गई तो यह समझा गया कि सरकार शायद इतना पैसा गोल्ड और कॉइन, जो गोल्ड और सिल्वर सरकार में बैंक में नहीं रख पाएगी, तो सरकार ने एक पॉलिसी के आधार पे वहां बैंकों से ओवरड्राफ्ट लोन करने की कोशिश की, जिसे हम एसडीआर वगैरह भी कहते थे। वो पैसा वहां पे गोल्ड और सिल्वर उस एक्सटेंट पे जमा ना करा के ज्यादा करेंसी प्रिंट कराने की कोशिश की और वो सर्कुलेशन बढ़ता चला गया। ये जो करेंसी का प्रचलन है ये नया भारतवर्ष की आजादी से बाद का नहीं है, ये उससे पहले का भी प्रचलन है। हमारे यहाँ करेंसी लगभग सन 1670 के तो लगभग बाद के बाद जो आई थी उस समय भी थोड़ा सा प्रचलन चला। उस समय ये गोल्ड और सिल्वर का होता था। प्रिंटेड करेंसी समवेयर इन 1861 के बाद जब वो भारत का जब पहली बार इनकम टैक्स लगा था उसके बाद ये चलने की कोशिश की गई। अब जो ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है इस समय, जब मैं इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा कंप्लीट करते हुए, भारतवर्ष में ये जो नोट की डिमोनेटाइजेशन है इस प्रेजेंट सिस्टम के अंदर ये तीसरा डिमोनेटाइजेशन है। पहला डिमोनेटाइजेशन 1946 में हुआ था और ये उस समय किया गया था जब भारतवर्ष के अंदर 1000 और 10,000 रुपए के नोट होते थे। उस समय 5000 रुपए के नोट नहीं होते थे, 1000 और 10,000 के होते थे। 1954 में 5000 रुपए के नोट आए और दूसरा डिमोनेटाइजेशन भारतवर्ष में हुआ 1978 में। मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री होते थे और उस समय एचएम पटेल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। उन दोनों उनके काल में ये दूसरा डिमोनेटाइजेशन हुआ था। अब ये तीसरा जो डिमोनेटाइजेशन है ये 2016 8 नवंबर को हुआ है। इसके अंदर आपने देखा जैसे 500 और 1000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया है। इसकी जो इम्प्लीकेशन है कि 12 बजे के बाद रात को ये आज की डेट में जो आपके पास 500 और 1000 रुपए के नोट हैं ये आप किसी को इसको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये लीगल टेंडर नहीं रहा आज के बाद। अब लीगल टेंडर नहीं रहा तो उसको एग्जम्प्ट करने के लिए सरकार ने कुछ क्षेत्र में छूट दी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के दी, फार्मेसी के लिए दी और मिल्क बूथ के लिए दी, कोऑपरेटिव स्टोर के लिए दी, वो व्यवस्था को सुरक्षित करने के, सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन लीगल टेंडर खत्म हो गया। डीमोनेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि ये जो आपके पास 500 और 1000 रुपए के नोट हैं ये पेपर में कन्वर्ट हो गए, कागज हो गया। सरकार ने यही कहा कि आप इस पैसे को मेरे पास ले आइए और मैं आपको इसके बदले में, इसके विपरीत में दूसरे नोट दे देंगे। अब सरकार ने, क्योंकि इमीडिएटली इतनी बड़ी करेंसी अवेलेबल नहीं होती है, तो सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा कि व्यवस्था करने के लिए कि एक दिन बैंक बंद रहेंगे, एक दिन के बाद बैंक से आप 4000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं, एटीएम से 2000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं 18 नवंबर तक, उसके बाद 4000 निकाल सकते हैं। जिनके दूसरे अकाउंट हैं, सेविंग का करंट अकाउंट है, वो 10,000 रुपए पर डे और 20,000 रुपए पर वीक निकाल सकते हैं। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है विड्रॉ करने पे।
जिसके पास लेजिटिमेट मनी है, वो बैंक में जो जमा है उसका हक है, वो जैसे चाहे यूज कर ले। सिर्फ ये करेंसी मैनेजमेंट का टाइम है बीच में, जो 1 महीने का सरकार यूज करना चाह रही है कि इमीडिएटली ये सारी करेंसी का पैसा एकदम पे दिक्कत निकल कर नहीं आ जाए। इसकी इम्प्लीकेशन समझने के लिए ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि आज की डेट में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी बाजार में घूमती है और 125 करोड़ देश की जनता के पास ये 16 लाख करोड़ रुपए कैश के रूप में अवेलेबल हैं। और जब सरकार ने 8 नवंबर को ये कह दिया कि रात को 12 बजे बाद ये 16 लाख करोड़ रुपए लीगल टेंडर, ये करेंसी नहीं मानी जाएगी, तो ये 16 के 16 लाख करोड़ रुपए बैंकों में वापस आएंगे और जिसके पास ये पैसे हैं उनको वापस ये कैश के पैसे चाहिएंगे। अब सवाल उठता है, जिनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट में लेजिटिमेट पैसे हैं उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, बैंक में जमा कराएंगे और वो पैसे निकाल लाएंगे। सवाल उठता है कि जिनके पैसे ये वाइट में, जिनके पैसे बुक्स में नहीं है। अब इन लोगों के लिए मैं इनके 3 हिस्से बांटता हूं मेनली। एक तो वो जिसके पास रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, सोर्सेज हैं, एक्सप्लेन्ड हैं, उनको तो कोई, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, बैंक में जाए जमा करा दें और पैसे निकाल सकते हैं। उनकी तकलीफ यह हो सकती है कि जब वो पैसा, क्योंकि आज की डेट में लिमिटेड निकाल सकते हैं, 2000, 4000 या 10,000 निकाल सकते हैं, तो जब तक ये पूरा सिस्टम इंप्रूव नहीं होता 1 महीने तक, तो उस समय उनको दिक्कत आ सकती है। दूसरा एक केस ऐसा है जिनके अपने सोर्सेज तो ठीक हैं, लेकिन जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड है वो एक तकलीफ वाला है। मैं उसमें कुछ लोगों की एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे बहुत सारी जिसमें क्या कहते हैं, घर की महिलाएं, लेडीज अपने एक हाउस होल्ड सेविंग कर लेती हैं, ओवर ए पीरियड सिक्योरिटी के लिए पैसे इधर रखे हैं, किसी ओल्ड मैन ने अपने लिए कोई रखा हुआ है, किसी ने कोई फंक्शन वगैरह के लिए पैसे निकाल के रखे हुए हैं, किसी एग्रीकल्चर की कोई फसल बिकी है, वो बिका, उसके पैसे रखे हुए हैं। वो हो सकता है पैसे 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10-12 लाख हों। उनके लिए भी ये आसान है, अगर वो पैसे अगर जस्टिफाई कर सके तो वो बैंक में जमा करा दें, तो उनको भी कोई दिक्कत आने वाले नहीं है। तीसरी कैटेगरी आती है उन लोगों की कि जिनका पैसा ब्लैक का है। अब उनकी समस्या है कि ये तो कागज का टुकड़ा हो गया, क्योंकि वो तो ये जमा करा नहीं सकते, जमा कराएंगे तो सरकार सवाल पूछेगी। और इसी बारे में आज की डेट में सबसे बड़ी जो डिबेट इस इश्यू पे चल रही है कि वो लोग जो बिजनेस वाले करते हैं, जिनका ये ब्लैक का पैसा है, वो कहते हैं कि अगर हम अपने अकाउंट में जमा करा कर आज की डेट में जो टैक्स रेट है 33% का, अगर 33% टैक्स जमा करा दें तो क्या हमारे ऊपर कोई एक्शन हो सकता है। इसके लिए सरकार का मानना ऐसा है कि जब तक आप इस पैसे का सोर्स नहीं बताएंगे तो हमारा हक है कि हम इसके ऊपर 200% पेनल्टी लगा दें। मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है कि अगर करंट ईयर की इनकम में कोई इसको पैसे को डिक्लेयर कर जमा करा के टैक्स दे दे तो क्या उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है या नहीं लग सकती। बहुत सारे व्यूज चल रहे हैं। लीगल फ्रेटर्निटी में बाय एंड लार्ज कंसेंसस है कि ऐसे केसेस में पेनल्टी नहीं लग सकती, लेकिन सरकार के जो क्लैरिफिकेशन, जो क्वेश्चन आंसर के रूप में एफएक्यू में आ रहे हैं और जो पर्टिकुलरली आईडीएस में भी आए थे, वहां सरकार ने ऐसा कहा था कि ऐसे केस में भी पेनल्टी लग सकती है अगर एसएससी जो टैक्स पेयर है वो सोर्स नहीं बताएगा तो इसके बारे में भी अभी मेरे हिसाब से लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर ये पैसा ऐसा बिजनेस की इनकम डिक्लेयर की जाए तो क्या पेनल्टी लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो ब्लैक मनी का है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी सरकार ब्लैक मनी की बात करती है तो वो हमेशा ब्लैक मनी को बिजनेसमैन के नजरिए से देखती है और ये समझती है कि जो बिजनेसमैन ही ब्लैक मनी रखता है। मेरा ऐसा मानना है कि ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन में, ब्राइब के रूप में लोगों के पास में होता है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इसी तरह से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सरकार ने खुद भी माना कि आज की डेट में टेररिज्म, ड्रग माफिया, एक्सटॉर्शन वालों के पास ही पैसा है, वो एक लेजिटिमेट बिजनेस का पैसा नहीं है। बाय एंड लार्ज टैक्स पेयर के पास, जो बिजनेसमैन के जो पास पैसा होता है बिजनेस का, उसके ऊपर वो पैसा जो है वो लेजिटिमेट सोर्स से कमाया होता है। और एक ही कारण हो सकता है कि शायद उसके ऊपर जो लेजिटिमेट टैक्स बनता है, इनकम टैक्स हो सकता है, एक्साइज ड्यूटी हो सकती है, कस्टम ड्यूटी हो सकती है, या वैट हो सकता है, वो पे नहीं किया हो, उसका मेन प्रॉब्लम वही हो सकता है, वरना वो लेजिटिमेट होता है। तो एक जो मेन इश्यू जो आज की डेट में है वो ये है कि इस कैटेगरी के लिए तकलीफ का कारण है, और वही सरकार का उद्देश्य है कि ये जो लास्ट कैटेगरी के लोग हैं
ये पैसा बैंक में नहीं पहुंचना चाहिए, और ये बैंक में पैसा नहीं पहुंचता है तो सरकार का ऐसा मानना है कि उनकी स्कीम ये कामयाब हो जाएगी। अब ये सरकार के उद्देश्य हैं और ये अपरेंटली स्कीम लगती है। अब हमारा सवाल एज ए प्रोफेशनल उठता है, जो मैं समझता हूं कि मेरे सीए प्रोफेशन कोलीग भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, कि इस स्थिति में प्रोफेशन का क्या रोल है, इसका क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, और हमें किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। हमें राजनीतिक एज ए प्रोफेशन, हम राजनीति में नहीं पढ़ते कि क्या राजनीति, इसमें राजनीतिक फायदा है या राजनीतिक नुकसान है। हम देश की ओवरऑल इकोनॉमी के एंगल से, देश की आम जनता के एंगल से सोचें तो थोड़ा सा शायद इसको एनालिसिस करने में आराम मिलेगा। एक बात तो ठीक है, उद्देश्य बहुत अच्छा है, ब्लैक मनी देश के लिए खराब है, ब्लैक मनी को नहीं होना चाहिए, और इससे अगर ब्लैक मनी से कुछ छुटकारा मिलता है तो कदम सराहनीय है। अब सवाल है कि इस ब्लैक मनी, इस उद्देश्य में किन किन लोगों को तकलीफ आएगी और किन किन को तकलीफ होगी। देश की जनता आज की डेट में 125 करोड़ है, और ये तो मान के चलना पड़ेगा कि लगभग 5% से ज्यादा के लोग ब्लैक मनी नहीं रखते। तो मैं अगर ये सारे आंकड़े को माप के चलूं तो लगभग 3 से 4 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं। उन 3 से 4 करोड़ में से 80 to 85% लोग सैलरीड और छोटी क्लास के रिटर्न भरते हैं, उनकी टैक्स की चोरी मुझे नजर नहीं आती। सरकार के भी डिस्प्यूट आज की डेट में कैलकुलेट करूं, जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में हैं या ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट पे पड़े हैं, वो सारे मामले मुश्किल से 5 या 7 लाख ही हैं टोटल। और मैं ये मान के भी चलूं कि 2, 4, 5 करोड़ लोग ऐसे भी होंगे जो टैक्स की रिटर्न नहीं भरते होंगे। तो आज की डेट में अगर वो ब्लैक मनी का जो मेन मुद्दा है जिसके मान के चलें, तो वो लगभग 3, 4, 5 करोड़ लोग होंगे। जबकि इस चेंज करने से, 500 और 1000 रुपए के नोट को चेंज करने से, इसका असर सारी जनता को 125 करोड़ पे पड़ेगा। उसका कारण सिंपल है कि आज की डेट में यह कहना कि 500 और 1000 रुपए का नोट एक साधारण व्यक्ति का नोट नहीं है तो शायद गलत होगा। क्योंकि अगर 1978 में जब हमने 1000, 5000 और 10,000 के नोट का डिमोनेटाइजेशन किया था, तो मेरा ऐसा मानना है, मैं जब सीए बन के बनाया था 1976 के बाद, उस समय बहुत सारे लोगों ने तो ये नोट 1000, 5000 के देखे भी नहीं थे। आज की डेट में किसी भी आदमी के पास अगर जेब में पटवे में कुछ पैसे हैं तो ये मान के चलिए तो एक आधा 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट जरूर होगा। तो हर व्यक्ति इस कदम से प्रभावित है और हर व्यक्ति को ही अपना इसका बैंक में जाके एक्सचेंज कराना पड़ेगा। घर की गृहिणी हो उसको भी जाना पड़ेगा, उसको भी एक्सचेंज कराना पड़ेगा। कोई एग्रीकल्चरिस्ट हो, कोई स्मॉल ट्रेडर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई सैलरीड हो, वो हर एक को करना पड़ेगा। इसमें जो तकलीफ है, सरकार का कहना ठीक है कि भाई अगर ब्लैक मनी से छुटकारा पाना पड़ेगा तो आपको इसको तकलीफ को सहना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तकलीफ कितनी बड़ी है ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और जो पिछले 2 दिन से बैंकों की पोजीशन से नजर आ रहा है तो उसमें लगता है कि ये तकलीफ कोई लंबी है, बहुत मुश्किल वाली लगती है और लंबी तकलीफ लगती है। तो इसके लिए एक सोचने की बात है। दूसरी बात यह है कि इस ब्लैक मनी में सरकार को क्या फायदा होने वाला है और कैसे होने वाला है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें इसको सोचने की जरूरत है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि लगभग 16 लाख करोड़ रुपए आज की डेट में करेंसी के अंदर है, और ये 16 लाख करोड़ रुपए, जैसे शुरू में कह रहा था, आज की डेट में सरकार के ऊपर डेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। हम अकाउंटिंग में समझते हैं ना, प्रोपराइटर और उसकी प्रोपराइटरशिप फर्म में दोनों में डिफरेंस है। जब हम उसकी कैपिटल लाते हैं तो उसकी कैपिटल क्रेडिट करते हैं, जब वो पैसा निकाल के ले जाता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, जो प्रॉफिट वो कमाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से सरकार का अकाउंट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चलता है। जब वो करेंसी इश्यू होती है तो सरकार के अकाउंट में डेबिट होती है, करेंसी वापस आएगी तो सरकार के अकाउंट में क्रेडिट होगी। अब 8 नवंबर के इस सरकार के कदम से, क्योंकि सारी करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया गया, तो जो 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी इश्यू की हुई है सरकार के अकाउंट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये मान के चलिए कि वो क्रेडिट हो गई। अब इसके बदले में जितनी करेंसी सरकार के पास वहां पे नई इश्यू होगी वो अकाउंट में डेबिट होकर चलती चली जाएगी। ऐसा लग रहा है सरकार ये मान के चल रही है कि 16 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 12 लाख या 13 लाख करोड़ रुपए ही आ पाएंगे। 3 या 4 लाख करोड़ रुपए की करेंसी शायद सरकार की वापस नहीं आ पाएगी, तो सरकार के अकाउंट 3-4 लाख करोड़ रुपए से क्रेडिट से बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इस वर्ष का फिस्कल डेफिसिट सरकार का बहुत हद तक सुधर जाएगा। कभी कभी जो हम फिस्कल डेफिसिट की बातें करते हैं, मैं इंसिडेंटली बता दूं कि लोग कभी आता है
कि फिस्कल डेफिसिट बुरा होता है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट होना भी बहुत जरूरी है। वो देश जिनके यहाँ फिस्कल डेफिसिट नहीं है, उनकी देश को तरक्की या ग्रोइंग नेशन नहीं माना जाता। जैसे खाने के टेस्ट के लिए नमक का होना बहुत जरूरी है, तो वो छोटा नमक, थोड़ा नमक होना बहुत जरूरी है, उसी से टेस्ट आता है। लेकिन नमक ज्यादा हो जाए तो कड़वा हो जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट का भी थोड़ा होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा होने से टेस्ट बिगड़ जाता है। तो ये फिस्कल डेफिसिट को एडजस्ट करने का एक माध्यम है जिससे सरकार करेगी। अब ये सवाल आ रहा है कि ये कितना एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जहां तक मैं ध्यान करता हूं, जब 1978 में ये हुआ था, उस समय इससे बहुत ज्यादा गेन नहीं आया था। लगभग सारी की सारी करेंसी सरकार के पास दोबारा आ गई थी। अब ये सोचिए, आज की डेट में अगर 16 लाख करोड़ की करेंसी इशू है और वो सरकार का अकाउंट क्रेडिट हो गया, और अगले 2 महीने या 5 महीने के अंदर, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च का टाइम दिया है, ये 16 का 16 लाख करोड़ वापिस आके दोबारा इश्यू हो गया, तो इस स्कीम का कोई बहुत लंबा फायदा फिर सरकार के अकाउंट में नहीं आने वाला है। इंसिडेंटली एक चीज जो और ध्यान करने वाली है थोड़ी सी इसमें, कि इससे आने वाले आगे पे हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा और क्या हमें सोचने की जरूरत है। एक तो साधारण बात है कि अगर इकोनॉमी से ब्लैक मनी निकल जाती है, तो उससे सरकार का एक तो ये फिस्कल डेफिसिट ठीक हो गया, सरकार की टैक्स की कलेक्शन इंप्रूव करेंगे कि लोगों को पर फोर्स ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर बिजनेस करना है, कुछ परचेज करनी है, तो उससे सरकार देना पड़ेगा। लेकिन साथ के साथ मैं दूसरे पक्ष को भी जरूर बता दूं, दूसरे पहलू को भी, कि आज की डेट में हर व्यक्ति का इंडियन करेंसी पे निष्ठा थी, विश्वास था, कॉन्फिडेंस था। अब ये डिमोनेटाइजेशन होने के बाद ये मान के चलना पड़ेगा, अब ज्यादा नहीं तो अगले कुछ वर्षों के लिए लोगों का इसमें निष्ठा और विश्वास में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो जो आम व्यक्ति अपने घर में कैश रखता था, जो गृहिणी अपनी हाउस होल्ड सेविंग कैश के रूप में अपने यहाँ रखती थी, हो सकता है वो गृहिणी और वो व्यक्ति आज की डेट में आने वाले समय में कैश रखने के बजाय इन काइंड में रखना शुरू कर दे। और जब इन काइंड की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा मैं चीज देखता हूं, भारतवर्ष में सोने से सुनहरे से बहुत प्रेम है, तो लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। ऐसे होने से इकोनॉमिक में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आइडल असेट, जो कि असेट का यूज नहीं हो, क्योंकि गोल्ड आइडल असेट माना जाता है, तो वो असेट अच्छी नहीं मानी जाती। तो अगर उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इकोनॉमी की ग्रोथ में इसका असर आएगा। दूसरा पक्ष ऐसा है कि पैसे, क्योंकि 16 लाख करोड़ की करेंसी जब बाजार में घूम रही है, तो उससे अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, व्हील है, वो बहुत तेजी से घूम रहा है। अब वो 16 लाख का 16 लाख आपने एकदम सक कर दिया है, और ये मान के चलना पड़ेगा कि ये सरकार भी कह रही है 16 लाख से 12 लाख आ जाना चाहिए, और ये 12 लाख के आने में भी कम से कम 1 वर्ष का समय लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो इन बिटवीन पीरियड पे बिजनेस पे इसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो मैं इस ऑपरेशन को कभी कभी ऐसे कहता हूं कि जैसे जैसे कोई बीमारी होती है, उसका इलाज करने के लिए सिजेरियन किया है, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आ सकते हैं, और वो इकोनॉमी के लिए कभी कभी कुछ अच्छे पक्ष होंगे, तो कुछ अच्छे सुधार भी आएंगे, तो कुछ ये नेगेटिव इंपैक्ट भी इकोनॉमी के ऊपर असर करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि प्रवीण जी भी कह रहे थे कुछ सवाल आए हैं, तो वो भी साथ साथ ले लेते हैं। सर प्रश्न तो बहुत सारे हैं सर। पहली बात तो प्रश्न मेरे भी बहुत सारे हैं। हाँ। सर आप पानी ले सकते हैं। नहीं, ठीक है। सर पहले तो पॉइंट ये मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हम लोग सीए प्रोफेशन में हैं, तो हमारे मेंबर्स के पास सभी लोग आ रहे हैं, मेरे को भी उनके फोन आए, मैं प्रैक्टिस में नहीं हूं, मेरे पास फोन आए, जी मैं बताओ पैसे का क्या करूं, तो उन्हें मैं क्या जवाब दूं कि गुरुद्वारे में जाके जमा करा दें या मंदिर में जाके जमा करा दें। मैं 2-4 करोड़ तो कहा मुझे दे दो, तो क्या मुझे इसको कुछ करना चाहिए? सर थोड़ा सा बताइए कि मतलब क्या सॉल्यूशन है इसका। एक तो सलाह पहले दे दूं, जो आपका आखिरी सवाल है कि भाई पैसे हो जाएं, तो वो जो पैसे हैं अगर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे से देके इसमें जान छूटने वाली नहीं है। सर भविष्य तो सुधरेगा कम से कम। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि इस पैसे को मैं 3 कैटेगरी में आइडेंटिफाई करता हूं। एक पैसा वो बिल्कुल जिसका आपके पास सोर्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है और आपके पास है, तो उसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप जाइए और बैंक में जमा करा दीजिए। विड्रॉल में आज की डेट में रिस्ट्रिक्शन है कैश में, लेकिन आप चेक से, क्रेडिट कार्ड से और आरटीजीएस वगैरह से उस पैसे को अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। किसी के घर में 2 लाख पड़ा है, 5 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, 12 लाख पड़ा है और उसका सोर्स आ रहा है, तो ठीक है। जो दूसरा मेन मुद्दा है आपका, एक आ सकता है आपके पास क्लाइंट आता है कि जैसे किसी की बीवी ने, किसी के भाई ने, किसी के फादर ने ओल्ड है, उनके पास कोई सेविंग है, मदर के पास कोई सेविंग है,
वो सेविंग भी अगर घर के ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से रीजनेबल है, ठीक है, तो वो भी बैंक में जमा कराते तो कोई सरकार की कुछ चिंता नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि 2.5 लाख तक जमा करा दीजिए, ओवरऑल 10 लाख से कम होगा तो हम सवाल नहीं पूछेंगे। इसमें एक बात बड़ी ध्यान में रखनी चाहिए, ये तो एक सरकार का प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन या वेरिफिकेशन करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि 2.5 लाख से ज्यादा जमा करा देंगे तो आपको टैक्स लग ही जाएगा, और ये भी नहीं है कि 2.5 लाख से कम जमा कराएंगे तो टैक्स लगेगा ही नहीं। अब आज की डेट में एक व्यक्ति की इनकम सारी चेक से आती है और चेक से विड्रॉ करता है, और वो जाके अपने 2 लाख से जमा करा दे है 2.5 लाख से कम, तो कल को उसका केस स्क्रूटनी में आएगा तो पूछा जा सकता है कि 2 लाख कहां से आए। तब तो नहीं कह सकते आप। हाँ, वो ये कह दे कि मेरे ओवर ए पीरियड हाउस होल्ड सेविंग्स है और मैं टाइम टू टाइम विड्रॉल कर रहा हूं 25-50 हजार रुपए महीने की, तो ये ओवर ए पीरियड सेविंग है, तो वो जस्टिफाइड हो जाएगा। दूसरा एडवाइस जो देनी पड़ेगी उनको, जिनके यहाँ घर में सेविंग आ रही है, उनके भी मेरे अगर लेजिटिमेट सोर्सेज नजर आ रहे हैं और वो लगता है कि ओवर ए पीरियड एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे स्त्री धन हम कहते हैं, वो भी किया जा सकता है। फार्मर हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, अब वो हर साल अगर उसके पास कोई एग्रीकल्चर इनकम आई है और उसी तरह से जमा होती आ रही है, उसके पास लैंड है, लैंड की परसेंटेज के हिसाब से जो पिछले सालों में इनकम दिखाई जा रही थी, आ रही थी, उतनी जमा कराए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मेन मुद्दा है वो तीसरा है, जो ब्लैक मनी है, जिसका सोर्स नहीं है, और जो आदमी आके आपके दफ्तर में कहता है कि साहब इसका क्या करा जाए, वो एक मुश्किल सवाल है। अब उसका मुश्किल सवाल है कि उसकी हालत देखते हुए, उसकी सराउंडिंग देखते हुए, उसमें से कितना पैसा लेजिटिमेटली एक्सप्लेन हो सकता है, उतना वो जमा करा सकता है, बाकी तो मुश्किल कम रहेगा। मतलब उससे फीस जो हम ले क्लाइंट से फीस जो ले, वो हम नए नोट में लेनी है कि सर पुराने नोट में लेनी है? देखिए, जब ऐसे ये काम होते हैं और ये जो सरकार के कानून आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बीमारी के डॉक्टर कहलाते हैं, और डॉक्टर के लिए ये एक चैलेंज होता है, और चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि प्रोफेशन ही ऐसा है जो बिजनेस से, मनी से, फाइनेंस से डील करता है, और उन्हीं को इसका इलाज और उसकी सलाह देनी पड़ती है। तो पहली सलाह तो मैं हमेशा अपने प्रोफेशनल कोलीग को देता हूं कि जब ये काम हो तो इसको प्रोफेशनली हैंडल करें, कंप्लीमेंट्री और ऑनरेरी हैंडल करने में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो आपको एज ए प्रोफेशनल लेने होते हैं। आप अपने हर क्लाइंट की बात सीरियसली सुने, सीरियसली समझें, और उसका एनालिसिस निकाल के, जो मैंने कहा है, आप कैटेगराइजेशन करें। और 2 कैटेगरी तो बहुत आसान है, तीसरी कैटेगरी मुश्किल है। उस कैटेगरी का भी उसका विश्लेषण करके, उसके परिवार की परिस्थिति देख के, उसके इस्टेब्लिशमेंट की परिस्थिति देख के, उसमें से लेजिटिमेटली कितना एक्सप्लेन हो सकता है उसको एक्सप्लेन करा दें, और बाकी के लिए उससे कह दें कि इसकी ये माम मुश्किल लगता है। जी सर। सर, हमारे ये जो यंग मेंबर्स हैं, जो अब मेंबर्स बनने वाले हैं, स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा इनको भी एक गाइड कर दें कि आने वाले टाइम में शायद ये जब प्रोफेशन में आएंगे तो दोबारा कोई नरेंद्र मोदी आएगा, या हो सकता है यही नरेंद्र मोदी तब तक रहे, पता चला 20 साल बाद या 10 साल बाद फिर से कोई ऐसी स्कीम निकाल दी इन्होंने। क्या प्रिकॉशंस लें? मतलब क्या कच्चे का काम बंद कर दें सर, या कच्चे का काम हम, मतलब मैं आपको ये हो सकता है प्रश्न पूछ रहा हूं कि मेरे पास भी कुछ कच्चे का काम हो, तो क्या कच्चे का काम बंद कर दें और पूरे पक्के में आ जाए सर हम? देखिए, अगर 8 नवंबर के ब्लैक मनी के अटैक को समझें तो ना तो जनरेशन के ऊपर कोई रुकावट है, ना यूटिलाइजेशन पे रुकावट है। रुकावट है किस रूप में आपने ब्लैक मनी को रखा हुआ है। और आज की डेट में जो मैं समझता हूं एज ए कॉमनली कि ब्लैक मनी को किस रूप में एक आदमी रखता है, या तो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखता है, बिजनेसमैन की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में होती है, बिजनेसमैन की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में डेटर्स में होती है, जो उधार में माल बेचा होता है, कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट लोन्स में भी होती है, जो पैसे फाइनेंस में लगाए होते हैं, और एक हिस्सा कैश में भी होता है। जो ये अटैक है उस पे है जहां हिस्सा एक कैश में था सिर्फ, बाकी पे किसी पे अटैक नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब इसके ऊपर, अगर कैश के ऊपर ये हो गया, तो कहीं ना कहीं आदमी का विश्वास कैश में से टूटेगा, क्योंकि 1978 और 2016 का वर्ष बहुत 40 वर्ष का पीरियड, बहुत लंबा पीरियड निकाला है सकता डिमोनेटाइजेशन। एक अच्छे नेशन के लिए डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमिकली बहुत अच्छा नहीं माना जाता किसी भी तरह से। अमेरिकन डॉलर आज की डेट में भी वर्ल्ड ओवर लोग रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत सारे लोग तो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंसर गोल्ड के मुकाबले डॉलर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो मेरा संदेश सबको आगे क्या है कि इसके बारे में ऐसे जैसे जैसे कंट्री की इकोनॉमी है, इसका एक चैलेंज आएगा कि कंट्री की इन्वेस्टमेंट इनके कैश करेंसी में डिक्लाइन करेगी। तो अब इसमें अगर डिक्लाइन करेगी, तो अगर आप आज की डेट में, अगर मैं एज ए प्रोफेशनल एडवाइस करूं
कि भाई प्रिकॉशन क्या हो सकती है, तो जो मैंने और ऑप्शन दिए 4 या 5 दिए, वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रेफर्ड हो जाएंगी एज कंपेयर टू कैश। जी सर। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि वो प्रेफर्ड हो जाएगी उसके बारे में। अरे सर, जयपुर से लाल कोठी से कुछ वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये शादियों का सीजन चल रहा है बहुत ज्यादा, और शादियों में अब क्या करें, क्या मंदिर में जाके चक्कर लगवा लें या फिर कुछ खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप क्या इसमें राय दें? वो जयपुर और लुधियाना और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं शादी को लेकर। ये सवाल मेरे पास 2-3 दिन से बहुत आ रहे हैं। शादी वाले की तो बात की बात करूं, शगन वाले की, शगुन जो देने जाते हैं उनकी बड़ी चिंता हो रही है कि हम शादी में जाएं तो क्या करें। तो मैंने इनको एक उदाहरण दिया कि बहुत सारे इनविटेशन कार्ड जब शादी के आते हैं तो वो जो शादी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं उनको यहाँ लिखा होता है कार्ड के अंदर, ओनली ब्लेसिंग्स, नो गिफ्ट, नो शगुन। तो आप भी एक लिफाफा बनाएं और उसके अंदर लिख दीजिए ओनली ब्लेसिंग्स, थैंक्स मोदी जी, और वो लिफाफा वहां पे छोड़ दें उसके बाद। और ये इससे भी बात नहीं बनती हो तो ओनली ब्लेसिंग एक रुक्का लगा के छोड़ दें कि जब बैंक से पैसे मिलेंगे आप हम दे देंगे, एक रुक्का लगा दें। और आपके पास कुछ बैंक में चेक्स हैं तो एक चेक लगा के छोड़ दें। अब रही जिस भी जिनके यहाँ शादियां हैं, देखिए ये एक बहुत तकलीफ का कारण है, और आज की डेट में ये मान के चलना चाहिए भारतवर्ष देश में, वैसे तो विश्व में भी, एक शादी लाइफ की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होती है। जिनकी शादी हो रही है उनके अलावा उनके पेरेंट्स, उनके मित्र, रिलेटिव, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली 9 नवंबर के बाद शादी सबसे ज्यादा नॉर्दर्न इंडिया में इस समय सीजन की तेजी से है। सब लोग आज की डेट में इसके बीच में चिंता में पड़े हुए हैं कि क्या करने का कारण है। देखो, जिनकी शादियां 5 स्टार होटल वगैरह में हो रही है तो चेक का अरेंजमेंट उनके पास है, वो कर देंगे। बाकी जो शादियां बैंक्वेट हॉल वगैरह में हो रही हैं तो मेरा कहना यही है कि भाई थोड़ा जो चेक से पेमेंट करना वो कर दें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना वो कर दें। कुछ फंक्शन को कुछ कर्टेल करना पड़ेगा, कुछ शॉपिंग आपको करनी है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक में पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी और वो आरटीजीएस होने वाली नहीं है। तो जैसे प्रवीण जी कह रहे तो वो उसमें और ऑप्शन नहीं है कि वो फंक्शन को थोड़ा सा कर्टेल ही करना पड़ेगा। शादी तो पोस्टपोन हो नहीं सकती, तो मंदिर में करें, कहीं गुरुद्वारे में जाके कर लें, लेकिन फंक्शन को थोड़ा पोस्टपोन करके आगे रखने की कोशिश करें। मान लो कि हमारे किसी स्टूडेंट की या किसी मेंबर की शादी है और शादी पर लोग आ रहे हैं और वो लिफाफे में पुराने नोट डालकर दे गए हैं, अब मैं उन्हें बैंक में जमा करा सकता हूं या मैं चुपचाप उन्हें लौटा दूं, वापस कर दूं कि भाई साहब ये ले जाइए, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पे पैसा आ गया गिफ्ट के रूप में, वो पुराने नोट है। देखिए, ये तो मान के चलना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जिसको 8 नवंबर रात को 12 बजे के बाद वो पैसा मिला है तो वो लेजिटिमेट लीगल टेंडर नहीं है। अगर वो शादी 8 नवंबर से पहले की हुई है और लिफाफे आए हुए हैं तो वो तो उसका हक है, वो जमा करा दे। लेकिन 8 नवंबर के बाद अगर उसको लिफाफे मिले हैं तो वो देखो वो नहीं जमा करा सकता, क्योंकि 8 नवंबर के रात के 12 बजे के बाद ये लीगल टेंडर नहीं है और एग्जम्पशन की लिस्ट में ये आया नहीं है। या तो मोदी जी से रिक्वेस्ट की जाती, जैसे उन्होंने कहा ना, हॉस्पिटल की पेमेंट है, फार्मेसी की पेमेंट है, दूध की पेमेंट है, शादी के शगुन भी एग्जम्प्ट है। नहीं सर, वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन शादी के शगुन तो एग्जम्प्ट नहीं है, तो वो पैसा जमा नहीं हो पाएगा। देखिए, कालका जी का कहना है कि सर हमारे ऑफिस में हमको स्टाइपेंड जो है कैश में दिया जा रहा है, हमें तो कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। नहीं, देखिए, अब मैं इसका जवाब यही दे सकता हूं, क्योंकि आज की डेट में वो 4000 रुपए की छूट है और फ्रैंकली स्पीकिंग 8 नवंबर के बाद तो स्टाइपेंड कैश में नहीं दिया जा सकता। अगर वो 8 नवंबर से पहले स्टाइपेंड दे दिया गया है तो फिर वो स्टाइपेंड उसका आर्टिकल का है, ट्रेनी का है, और वो आर्टिकल अपने जाके बैंक से कैश करा सकता है, जमा करा सकता है और 4000 वाली स्कीम में भी जा सकता है। एक सवाल पूछा है सर, स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मोदी जी का ये एक्शन की 2000 रुपए के नोट निकालना जो कि पहले नहीं था, डीमोनेटाइज कर रहे थे, करिए, लेकिन 1000 की जगह 1000 लाइए, 2000, तो इसका मतलब अल्टीमेटली बढ़ावा दे रहे हैं वो। मैं देखिए, इसको बहुत गहराई से सोचने की बात है और ये प्रोफेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई स्कीम बनाकर लेके आओ और हम 4 लोग बैठ के डिस्कस करें और बाजार में ये कुछ ना कुछ इसकी कार्रवाई प्रिंटिंग करानी पड़ेगी, तो क्या वो स्कीम लीक आउट नहीं हो जाएगी? अगर ये नोट 2000 की जगह 1000 रुपए के छपरे होते आज से 6 महीने पहले, तो सब लोगों को, प्रिंटर तक को आभास हो जाता कि ये करेंसी डिमोनेटाइजेशन की तैयारी हो गई है। ये एक मेरे हिसाब से ट्रम्प कार्ड था जो सरकार ने लगाया कि 2000 रुपए के नोट प्रिंट कराते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि सरकार 1000 के साथ साथ 2000 का नोट भी चालू करने वाली है। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में नए 500 रुपए के नोट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है 500 रुपए के नोट प्रिंट हुए ही नहीं है।
2000 रुपए के नोट प्रिंट करके रखे गए, क्योंकि 100 रुपए का नोट तो आप ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं जो चल रहा था आपका। 2000 रुपए के नोटों की प्रिंटिंग पिछले 6 महीनों से चल रही थी और किसी को यह आभास नहीं हुआ था कि यह डिमोनेटाइजेशन की तैयारी है। अगर न्यूज लीक हुई, जो मैं देख रहा था 1 हफ्ते 10 दिन पहले व्हाट्सएप पे उसके सैंपल भी आने हो गए थे शुरू, वो उससे अगर 1000 रुपए का नया नोट इस तरह से आ रहा होता तो लोगों को पक्का विश्वास हो जाता और ये न्यूज लीक हो जाती कि ये डिमोनेटाइजेशन होने जा रहा है। 2000 रुपए का नोट एक सरकार की सोची समझी सीक्रेसी प्लान का पार्ट थी कि 2000 रुपए के नोट अगर प्रिंट कराते हैं तो किसी को यह आइडिया नहीं लगेगा कि डिमोनेटाइजेशन होने जा रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद सरकार की पहले सोच सिर्फ 1000 रुपए के नोट को रोकने की थी। बाद में सरकार ने कहा उसको टोटल वैल्यू को देखते हुए कि 1000 के साथ 500 रुपए का नोट भी डिमोनेटाइज कर दिया जाए। तो अभी 1 साल पहले आपने ध्यान किया होगा न्यूज थी, तो इसलिए उसके ऊपर किया गया। तो 2000 रुपए का जो नोट है ये इसलिए नहीं करेंसी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ सरकार की एक सीक्रेसी प्लान का पार्ट थी। जी सर, जी सर। सर एक स्टूडेंट से या मेंबर से हमारा क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन अब इसके बाद बढ़नी है कि घटनी है? आपने कहा 1 साल तक तो इसका इफेक्ट पूरा नहीं पता चलेगा, लेकिन क्या लॉन्ग रन में इस पे महंगाई में फर्क पड़ेगा सर? देखिए, इन्फ्लेशन का तो एक बड़ा सिंपल फार्मूला एज ए इकोनॉमिस्ट और हमें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका आइडिया होना चाहिए। अगर बाजार में 100 चीजें हैं और उसको 200 रुपए चेंज कर रहे हैं तो वो महंगाई बढ़ती है, और बाजार में 100 चीजें हैं और उसको 80 रुपए चेंज कर रहे हैं तो महंगाई गिरती है। 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी बाजार से चली गई और नई करेंसी को आने में टाइम लगेगा, तो बाजार में पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। बाजार में पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो बायर नहीं होगा। जैसे हम आज की डेट में देखते हैं, रेस्टोरेंट पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जो आइटम है उस पर कोई भीड़ नहीं है, और जो चीजें हैं उस पर भीड़ नहीं है। तो अगले दिनों में, अगले आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन तो बहुत नीचे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई पैसा ही नहीं है मार्केट में, सर्कुलेशन का पैसा नहीं है। ओवर ए पीरियड क्या फर्क पड़ता है इकोनॉमी का, वो मैंने कहा कि कितना कॉन्फिडेंस सरकारी करेंसी में रहेगा आगे, ये एक अपने आप में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं डिमोनेटाइजेशन कंट्री के लॉन्ग रन में कितना नुकसान देगा, ये एक बड़ा लार्ज क्वेश्चन है। सर हमारे इस स्टूडियो के आसपास 3-4 ज्वेलर्स हैं, बहुत बड़े बड़े, पीसी ज्वेलर, पीपी ज्वेलर और पता नहीं कौन कौन से हैं। जिस दिन ये खबर आई उस दिन सब लोगों ने ज्वेलरी बहुत खरीदी। मेरी पत्नी के पास भी इकट्ठे कर रखे थे 7 लाख रुपए, उसने मुझे नहीं दिए थे, बताए भी नहीं थे। उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे से बहुत तंग करना शुरू कर दिया कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, जाके तुम गोल्ड नहीं ले पाए, बाकी सब ले आए। क्या सर मैं पेन देकर गोल्ड लेता तो मैं फंस ना जाता? मतलब लोगों ने ज्वेलरी बहुत ले ली है, क्या ये ज्वेलरी ले लेना भी ठीक है? देखिए, एक ह्यूमन नेचर है कि कोई जब उस पर अटैक करता है तो डिफेंस होता है, और उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। कभी कभी इनकम टैक्स वाले मेरे से पूछते हैं, सरकारी लोग पूछते हैं कि भाई ये एक्शन क्यों होते हैं, ऐसे क्यों करते हैं लोग। मैंने कहा देखो, आपके आगे मैं अगर ऐसे करूं तो आपकी आंख झपकती है। मोदी जी ने 8 बजे अनाउंसमेंट कर दी कि करेंसी 12 बजे बाद नहीं चलेगी, तो 4 घंटे तो थे, ज्वेलर की दुकान खुली हुई थी और 2 लाख रुपए तक बिना पेन के परचेज की जा सकती थी। तो लोगों ने अब जिनके यहाँ कैश रखा था वो वहां पहुंच गए। अब आपने कहा 7 लाख रुपए रखे हुए हैं और आपको पेन यूज नहीं करना है, तो आप एक ज्वेलर से 7 लाख रुपए क्यों खरीदेंगे? आप एक पे जाइए 1,75,000 का कुछ खरीद लीजिए, दूसरे पे जाके आप रिंग खरीद लीजिए, तीसरे पे जाके हार खरीद लीजिए, नेकलेस खरीद लीजिए। आपको उनको ऑब्लाइज करना चाहिए था, आपने घर बैठे रहे 8 से रात के 12 बजे तक। तो ज्वेलर ने जितना स्टॉक था रात को बेच दिया, क्योंकि रात को 8 बजे से लेके 12 बजे तक वो लीगल टेंडर था। मैं नेक्स्ट डे गया था दुकान में, कुछ नहीं था सर, तो माल बिक गया उसका सारा। वो तो सभी लोगों ने ऐसे किया कि जिसका जो स्टॉक अवेलेबल था रात को 8 बजे, वो रात को 12 बजे तक सारा बिक गया, और वो 500,000 रुपए के जितने नोट आए वो बैंकों में जमा करा दिए कि मेरा तो स्टॉक बिक गया। सर एक खबर आ रही है रियल एस्टेट बहुत ज्यादा वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। पिछले 2 या 3 सालों से हम सबको आइडिया है कि रियल एस्टेट बहुत डिफिकल्ट फेज से पास हो रहा है, और जब करेंसी का जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन हुआ, अवेलेबिलिटी पैसे की घटेगी, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के हाथ में फाइनेंस की क्रंच आएगा। अगर वो क्रंच आएगा तो रियल एस्टेट भी अफेक्टेड होगी, और इसलिए थोड़ा ज्यादा अफेक्टेड होगी कि हम सब लोगों को इस बात का तो अनुभव है और एहसास भी है कि रियल एस्टेट में काफी हद तक ब्लैक मनी लगती है। तो जिन लोगों के पास ब्लैक मनी होती है तो वो लगाते हैं। अब क्योंकि आप लोगों के पास ब्लैक मनी नहीं रहेगी इस पीरियड में, जिस पीरियड तक ये करेंसी वापस उस लेवल पे नहीं आती है, तो उस पीरियड के अंदर रियल एस्टेट की डिमांड में फर्क पड़ेगा। और जब डिमांड का फर्क पड़ता है तो जो चेक वाली पेमेंट है उनकी भी परचेज की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। तो एक व्यक्ति वो है जो सिर्फ पूरे चेक से बेचता है, एक व्यक्ति है जो चेक और कैश में बेचता है।
तो जो चेक एंड कैश वाले की डिमांड गिरेगी तो इस व्यक्ति को रेट गिराने पड़ेंगे, जब इसके रेट गिरेंगे तो इसके रेट भी अपने आप में गिर जाएंगे। लेकिन मैं एज ए प्रोफेशनल भी बता दूं कि रियल एस्टेट की ग्रोथ हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई डिमांड क्रिएट करता है बेसिक इंडस्ट्री की, सीमेंट और स्टील की, तो वो रियल एस्टेट होता है। अनस्किल्ड लेबर को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो रियल एस्टेट सेक्टर करता है। हमें कभी कभी लगता है कि रियल एस्टेट वाले जितने बिल्डर हैं ये बेईमान है और ये चोरी करते हैं, वो उनका एक अलग पहलू है। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी एक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। जी सर। और सर स्टॉक मार्केट में कुछ हमारा इफेक्ट है इसका, कि स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट? देखिए, स्टॉक मार्केट का इफेक्ट इस बात से नहीं पता लग रहा कि दो बीमारियां या दो चीजें इकट्ठी हो गई, एक अमेरिका का इलेक्शन और एक ये सर्जिकल स्ट्राइक डिमोनेटाइजेशन की, और दोनों ही रात 8 तारीख की रात को हो गई। वहां पर अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे और यहाँ डिमोनेटाइजेशन का इश्यू आ गया, और जब मार्केट क्रैश करी तो बहुत लोगों का मानना है कि ये अमेरिकन इलेक्शन का रिजल्ट है, कुछ लोगों का मानना है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, इसका भी असर है। तो मेरा कहना है कि ये मिक्स्ड रिएक्शन है दोनों का, क्योंकि जब ये इस तरह की कार्रवाई होती है तो इकोनॉमी में एक हलचल मचती है जी। और उस हलचल को हम इस बात से एहसास करना चाहिए कि ये हलचल वो नहीं है जो कुछ लोगों तक सीमित है, ये हलचल वो है जो 125 करोड़ की देश की जनता को हर एक को हिला रही है। किसी की भी जेब में अगर 500 रुपए का नोट रखा हुआ है, उसको भी चिंता हो गई रात को 8 बजे न्यूज सुनने के बाद कि कल मुझे लाइन में खड़ा होकर इसको बदलवा के लाना पड़ेगा। तो ये एक हलचल है उस बारे में, तो ये हलचल है बड़ी। एक क्वेश्चन आया हमारे पास बहुत अच्छा कि क्या नरेंद्र मोदी जी दोबारा से कोई आइडिया स्कीम ला रहे हैं? देखिए, आशा रखें। देखिए, आज की परिस्थिति में ये उम्मीद करना थोड़ा गलत होगा। कोई भी सरकार अपनी पॉलिसी को फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी में डिक्लेयर नहीं कर सकती, कंसिस्टेंसी रखनी होती है। मोदी जी ने आने के बाद एसआईटी बनाई, उसके बाद उन्होंने फॉरेन एसेट्स को निकालने के लिए ब्लैक मनी एक्ट आया, और फिर आईडीएस लाए, और अब ये डिमोनेटाइजेशन किया। तो ये मानना कि दोबारा से आईडीएस आ सकती है, ये मुश्किल काम है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक इसमें सुझाव या सजेशन या वर्किंग है कि ये डिमोनेटाइजेशन में अगर सरकार ये कह दे कि जो लोगों का अगर पैसा है और वो करंट ईयर की इनकम में डिक्लेयर करके टैक्स जमा कराते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा एक अच्छा और रचनात्मक कदम होगा, बशर्ते कि ये कहना कि ये पैसा अगर आप जमा भी करा दोगे तो हम आपको पेनल्टी लगाएंगे, और ये पैसा आए नहीं, और फिर डिफरेंट तरीके से लोग इसको मॉडस ऑपरेंडी को अडॉप्ट करके उसको बुक्स में लाने की कोशिश करेंगे। वो देखिए, हमें इस प्रोफेशन में ये सोचना चाहिए कि एक हम राष्ट्र के नागरिक हैं और हम एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, कुछ अच्छा भी काम करते हैं, कुछ ठीक भी करते हैं, और ये स्वाभाविक है कि जिन लोगों के यहाँ बीमारी हो गई है, जिन्होंने कोई गलती करी है, तो वो कुछ ना कुछ अपना चेष्टा करेंगे उसको ठीक करने की जी। तो जब ऐसा हो जाए तो ये फर्ज बनता है कि सरकार का भी उसका एक ऐसा मोडस ऑपरेंडी निकाल दे जिससे कि सरकार का भी पर्पस हल हो जाए और सामने वाली बीमारी का भी कुछ हल निकल आए। तो इस समय जो मेरा ऐसा मानना है कि अगर करंट ईयर की इनकम में सरकार इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे कि भाई आप अगर किसी की इनकम और करंट ईयर में फुल टैक्स दे देते हैं तो शायद उसके ऊपर पेनल्टी के बारे में नहीं आएगी, वो हो जाए तो अच्छा है। लेकिन मुश्किल सरकार की क्या है कि फेस सेविंग नहीं हो सकती, क्योंकि आईडीएस के क्वेश्चन आंसर में उन्होंने कह दिया था कि अगर 45% टैक्स क्यों लगाया हमने, कि अगर आप इसको रूटीन में इनकम में दिखाएंगे तो हमसे सवाल पूछेंगे आपका सोर्स क्या है, और आप आईडीएस में दिखाएंगे और 45% टैक्स देंगे तो हम सोर्स नहीं पूछेंगे। तो आज की डेट में आईडीएस तो बंद हो गई, तो आप अगर रेगुलर में दिखाएंगे तो सरकार सोर्स पूछेगी, और सरकार को उसी बात को रिट्रेट करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 महीने पहले ही सरकार ने ये क्लैरिफिकेशन दिया था। तो ये सरकार की एक मुश्किल फंसी हुई है, लेकिन मेरा अभी भी सुझाव ये है कि अगर दूसरे ढंग से कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सर मैं ये सोचता हूं कई बार कि वो लोग तो बढ़िया रहे जिन्होंने स्विस बैंक में डॉलर रखे हुए थे, मैं तो ऐसे 1000 के नोट इकट्ठे करता रह गया सर, सारा पैसा तो स्विस वालों से सेव हो गया सर। देखिए, ये अगर बात दो तरीके से सोची जा सकती है। पहला तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अपने आप में कितना बड़ा मिथ है या कितनी रियलिटी है कि स्विस बैंक में कितने पैसे भारतीयों के लोगों के हैं। जी सर, बहुत लोगों ने एस्टीमेट लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेशनली जैसे मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, तो 4 साल में जैसे सरकार ने 2012 में जो पहली बार ये मामला डिटेक्ट हुआ था कि स्विस बैंक, एचएसबीसी के बैंक डिटेक्ट हो गए थे,
तो आज की डेट में किसी भारतीय ने कोई बहुत बड़े संख्या में पैसे बाहर रखे होंगे, वो मुश्किल काम है। और बाकी तो स्वाभाविक है कि अगर आप वो बाहर पैसे रखे हुए हैं और बचे हुए हैं आज की डेट में, तो उसको तो डिमोनेटाइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो कल पकड़े गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सर, नरेंद्र मोदी जी पे मेरा तो एक विश्वास थोड़ा चक्कर में पड़ गया है। आज उन्होंने 2000 रुपए का नोट हमें दे दिया, मैंने बाहर लाइनों में लग लग के 2000 के नोट कुछ इकट्ठे भी कर लिए। इन्होंने कल 1000 का नोट नया निकाल कर कह दिया 2000 का नोट तो बेकार हो गया है, तो मैं तो फिर लाइन में लग जाऊंगा। नहीं, देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि इतनी जल्दी ये कदम उठाए जा सकते हैं। भारतवर्ष एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी आर गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लिया गया है और मैं ऐसा मानता हूं सरकार ने बहुत सोच समझ के लिया होगा। फिर भी चर्चा अभी भी चल रही है, डिबेट अभी भी चल रही है और इकोनॉमिस्ट भी मेरे हिसाब से पूरे इस बारे में डिवाइडेड हैं, क्योंकि एक तरीके से तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि हाँ, पैसे वाला चोर पकड़ा गया तो अच्छी बात है, और जो एक इकोनॉमी में थ्योरी कहलाती है, वन इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और वन इज कॉल्ड कम्युनिस्ट इकोनॉमी, तो उसमें कहा जाता है कि अगर पैसे वाले से पैसे छीन लिए जाएं और वो औरों में डिवाइड कर दिए जाएं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और दूसरी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है, जिसमें कहते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से कैपिटल आती है, उसी से ग्रोथ आती है, उसी से इकोनॉमी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट आती है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। रशिया का एक मॉडल था जो इंडिया ने लगभग 50s से लेकर 90s तक कुछ हद तक सोशलिज्म के नाम पे अडॉप्ट किया। 90s ऑनवर्ड जब हमने देखा कि मुश्किल है, ये मॉडल कामयाब नहीं हो रहा, तो वी शिफ्टेड टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और हमारे यहाँ ग्रोथ भी आई है। तो ये अपने आप में एक सोचने का तरीका, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये ऐसा बहुत नजदीकी में होने वाला है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, वो आप जैसा सवाल बहुत सारे लोगों के मन में रहेगा। अगर ये सवाल रहता है तो नेचुरली जो भी अगर सेविंग्स आएंगी वो करेंसी में आने की बजाय गोल्ड में और जगह डाइवर्ट होंगे। जी सर। सर, ये लॉकर का क्या चक्कर है सर? मतलब लॉकर में जो कुछ भी है या नहीं है, उसमें बहुत लोग कह रहे हैं जाओ और जाओ, मतलब जाना है कि नहीं जाना है सर? देखिए, मेरे इसमें दो जवाब है। बिल्कुल मैं ये कह दूं कि ये लॉकर में ऐसा नहीं होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी को ये नहीं पता था, एक साल से चर्चा चल रही थी कि डिमोनेटाइजेशन होगा या नहीं होगा, और सब लोग कह रहे थे कि इंडिया जैसे कंट्री में डिमोनेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और मोदी जी ने कर दिया। और आज की डेट में हम ये लॉकर के बारे में चर्चा चल रही है, और मैं कहूं कि नहीं होगा और कल को कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। एक ही सेविंग ग्रेस है कि सरकार ने परसों भी एक स्टेटमेंट दिया है कि हम लॉकर के बारे में नहीं सोच रहे, नहीं करेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब सरकार ने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है तो सरकार के लिए भी एम्बेरसिंग होगा कि अगर वो कल ये कदम उठा ले। लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई निश्चित रूप से जवाब देना एज ए प्रोफेशनल मुश्किल हो। अच्छा, मतलब लॉकर से पैसे निकाल लेने में ही फायदा है। अगर मान लीजिए पैसे हैं तो, वैसे हमारे पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, लॉकर से पैसे अगर रखे हैं तो निकालना ही पड़ेंगे, वरना करेंसी बेकार हो जाएगी 30 दिसंबर को। लॉकर की प्रॉब्लम तो ज्वेलरी की है और आइटम की है, क्योंकि अगर वो लॉकर में कोई रुपया रखा है 500 और 1000 रुपए का, वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा, वरना तो वो 30 दिसंबर को वैसे खत्म हो जाएगा। जी सर, एक आखिरी सवाल सर पूछना है सर। एक भुवनेश्वर बार बार पूछ रहा है कि क्या उसमें नैनो चिप है, हालांकि उसमें क्लैरिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने नहीं है। ये आज एक न्यूज आ रही है सर सुबह से, अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक न्यूज में कहा है कि बीजेपी को पहले से ये सारी बातें पता थी। और कल का बयान था मायावती का भी, सुश्री मायावती जी का, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने तो अपनी सेटिंग कर ली है और हम लोग जो रह गए हैं। तो ये कौन सी सेटिंग है सर जो हम लोग नहीं कर पाए और नरेंद्र मोदी ने कर दी है, या केजरीवाल भी कह रहा है कि ऐसी कोई सेटिंग है? ये सेटिंग कौन सी है सर? मैं आपके दो सवाल हैं, एक तो नैनो चिप के बारे में जवाब दे दूं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई नोट के अंदर नैनो चिप लगाया भी जा सकता है और लग सकता है, और ना ही लगा होगा, क्योंकि अगर ऐसा लगता है तो ये सीरियस इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। क्योंकि जब अगर जेब पॉकेट में आप नैनो नोट लगा लेके घूमेंगे तो सरकार को तो ये भी पता लग जाएगा कि कहां घूम रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये संभव नहीं है कि ऐसे किया जा सकता है। दूसरा सवाल ये है कि वो एक राजनीतिक प्रेरित डिबेट है, पार्टी में चलती रहती है। एज ए प्रोफेशनल हमारा काम है इन दोनों लोगों को सुनते रहें और समझते रहें कि किसने क्या किया, और अपना अपना अनुमान लगाते रहें कि कौन ठीक है और कौन गलत है। क्योंकि राजनीतिक डिबेट में एज ए प्रोफेशनल पढ़ना ठीक नहीं होगा कि एडवाइस करना कि भाई एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। जब मैंने राजनीति की बात की तो प्रवीण जी ने सवाल पूछा, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और भी देता हूं, और वो टीवी डिबेट के बारे में देता हूं। हम टीवी में बहुत सारी डिबेट देखते हैं जब राजनीतिक लोग एक दूसरे पे चर्चा कर रहे होते हैं, तो मैं डिबेट देखने के बाद 2-3 निष्कर्ष पे बहुत सिंपल सा पहुंचा हूं। एक, जब एक राजनीतिक आके दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है तो उससे क्या लगता है, या तो ये गलत है या ये गलत है। तो आम जनता में, जैसे आम नागरिक के मन में तो ये आता है यार इन दोनों में ये सब गलत है।
दूसरा, जिस तरह से ये डिबेट करते हैं उससे लगता है कि इन दोनों में कोई पेशेंस नहीं है। एक साधारण नागरिक में जब पेशेंस हो सकती है तो जब आप राजनीति के ऊंची लेवल पे जाते हैं तो आपकी पेशेंस होनी चाहिए। और एक बिल्कुल सिंपल सोसाइटी को चलाने का नियम है, या तो आप अपनी बात से दूसरे को कन्विंस कर लीजिए, नहीं तो दूसरे की बात से कन्विंस हो जाइए। आप लड़ते रहेंगे तो कभी समस्या हल होगी ही नहीं। तो जब हम टीवी की डिबेट में राजनीति को देखते हैं कि ऐसे लड़ते हैं तो हमारे मन में आता है कि यार ये कैसे देश को चलाएंगे जब ये लोग ऐसे लड़ते हैं टीवी पे भी आके। और तीसरी बात, डिबेट जो होती है, जब दो लोग होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि हम दोनों लड़ रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये डिबेट पब्लिक में हम लोग देख रहे हैं। तो आप जब एड्रेस कर रहे हैं वो उसको नहीं कर रहे दूसरे को, आप एड्रेस तो पब्लिक को कर रहे हैं। तो आपको डिबेट करते समय आपका जो फोकस है वो पब्लिक की तरफ रहना चाहिए कि पब्लिक क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है। एक ने बेईमानी करी तो दूसरा जवाब देता तुमने भी की। पब्लिक का इंटरेस्ट तो ये नहीं है कि इसने भी बेईमानी कर ली इसने भी कर ली तो दोनों बरी हो गए। पब्लिक चाह रही है आपने की, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। आप ये मत कहिए कि आपने भी किया मैं भी कर लूंगा। तो ये मेरा कहना राजनीति के एज ए प्रोफेशनल, मैं लेकिन डिबेट में नहीं पढ़ता, लेकिन जनरल इंप्रेशन के बारे में करता हूँ। जी सर। सर आप हमारे ऑफिस में आए और आपने हमारे बच्चों को एक बार और बच्चों को की डिबेट कंक्लूड करने से पहले पर्टिकुलरली मेरे सीए दोस्त और सीए स्टूडेंट के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये एक जो ऐसी स्थिति आती है ये प्रोफेशन के लिए चैलेंज लेके आती है और चैलेंज के साथ प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो ये इस समय हमने प्रोफेशनल स्किल, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज उसको मौका है देने, उसको यूज करने का पूरा मौका है। मेरी दूसरी सलाह मेरे सीए स्टूडेंट के लिए है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि आपने सीए प्रोफेशन को चुना और उसके स्टूडेंट बने, मैं कहता हूं कि आपके पेरेंट्स और आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। वो इसका वजह कारण क्या है कि ये सीए प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो सोसाइटी को हर जगह हर मोड़ पे काम आता है, हर जगह मदद करता है। और आज की जो सीए प्रोफेशन की गरिमा है, आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी फंक्शन में जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं भी आप खड़े होंगे आपकी रिकॉग्निशन एज ए सीए होगी, क्योंकि ये सीए प्रोफेशन का जो वर्ड सीए जुड़ गया है। एक नाम हमें अपने बचपन में मिलता है जब हमने जन्म लिया, वो नाम हमें जब मिला जब हमें होश नहीं था, किसने दिया, माता ने रखा, पिता ने रखा, चाचा ने रखा, मामा ने रखा, किसने रखा नहीं पता। मेरा नाम रामलाल हो गया, अशोक कुमार हो गया, या प्रवीण हो गया, वेद हो गया, क्या हो गया, किसी को नहीं पता। दूसरा नाम मुझे मिलेगा जब मैं ये सीए करूंगा। सीए करने के बाद कहीं भी खड़े हो जाइए जाके, ये कहलाएंगे सीए प्रवीण शर्मा, सीए ये प्रवीण जी हैं, सीए हैं। ये जैसे डॉक्टर हैं, अरे वेद जी ये सीए हैं। तो ये एक दूसरा नाम है, ये जिंदगी भर साथ चलेगा। आप चाहे सीए करके प्रैक्टिस कर लीजिए, सीए करके जॉब कर लीजिए, सीए करके आप किसी की फैक्ट्री चला लीजिए, सीए करके कोई बैंकर बन जाइए, हर जगह कहेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो अगर ये नाम की, ये दूसरा नाम जो है, इसकी नाम की जो शाइन है आज की डेट में, हर जगह हमें इसका क्रेडिट मिलता है, इसकी रिस्पेक्ट मिलती है, रिगार्ड मिलती है हर फंक्शन में। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि इस सीए प्रोफेशन के नेम को चमकदार रखें, इस नाम को बढ़ाते रहें, और जो इस प्रोफेशन में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो करते रहें। और इसी के साथ मेरा आपको एक संदेश है, कभी कभी साल में इतना जरूर सोचिए मैंने अपने प्रोफेशन सीए के लिए क्या किया। अगर हम साल के बाद एक चीज भी ढूंढने में कामयाब हो गए कि मैंने प्रोफेशन के लिए क्या किया, तो ये प्रोफेशन जितना आज चमक रहा है आने वाले सालों में 100 गुना ज्यादा चमकेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये हमारी तरफ से एक छोटा सा आपके थैंक यू जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा जानकारी दी और ब्लैक मनी के बारे में बच्चों की आड़ में मैंने अपने कुछ प्रश्न भी पूछ डाले आपसे। और सर मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे पास फिर से और सेशंस लेने के लिए आएंगे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। सभी भारतवर्ष के सभी मेंबरों को और सभी स्टूडेंटों को मैं देख रहा हूं, बहुत लंबी लिस्ट है, तिनसुकिया से लेके और ये अपने द्वारका तक, और उधर त्रिवेंद्रम से लेके मैं देख रहा हूं काफी जम्मू कश्मीर तक सभी लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।